नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में हम सब किस तरह से बड़े बड़े लोगों के हाथों में खेल का खिलौना है। हम भक्त बन जाते हैं क्योंकि कोई हमें बना रहा होता है एक बड़ी साजिश के तहत। हम किसी एक पार्टी के समर्थक बन जाते हैं क्योंकि कोई हमें बना रहा होता है बड़ी साजिश के तहत। हम चमचागिरी करने लगते हैं, हम लोगों के लिए लड़ने लगते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ने लगते हैं और यहाँ तक कि हम सांप्रदायिक दंगों में शामिल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई हमको कठपुतलियों की तरह अपने धागों से बांधकर नचा रहा है। पिछले दिनों एक खबर आई थी, उस खबर के आने के बाद द वायर के ऊपर कार्रवाई हुई थी। दिल्ली पुलिस ने द वायर के संपादकों के यहाँ, पत्रकारों के यहाँ छापे डाले थे, आपको याद होगा। और खबर अमित मालवीय से जुड़ी हुई थी, जो सोशल मीडिया सेल है भारतीय जनता पार्टी की, उसके वो हेड हैं आईटी सेल के। उस खबर के बाद में एक नया डेवलपमेंट हुआ है जो मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदी वाले तो एकदम डर के मारे दबा गए और ये नया डेवलपमेंट जो है ये मेटा को एक्सपोज करता है, फेसबुक को एक्सपोज करता है। एक नई रिपोर्ट आई है, आज इस पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम और आप कोई अदृश्य शक्ति जिसको हम जानते नहीं हैं वो हमें नचा रही है और वो अदृश्य शक्ति ईश्वर ना होकर कोई और है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और बहुत तफसील से जानकारी मिलेगी। सरल करके समझाने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी के विद्यार्थी जो हैं, जो इस चैनल को देखते हैं अपनी नॉलेज को अपडेट रखने के लिए, उनके लिए भी आज काफ़ी मसाला होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके जरिए भुगतान कर सकते हैं। एक क्यूआर कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो भी आपके काम आ सकता है। मैं अभी आया। एक ओवरसाइट बोर्ड 2020 में बनाया गया था फेसबुक में और ये बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो फेसबुक के कामकाज पे नज़र रखने के लिए खुद जुकरबर्ग ने बनाया है, क्योंकि जब तक आप ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाते हैं तो कानून का शिकंजा सीधे आपके गले तक पहुंचता है। आज की तारीख में आपने एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बना दिया तो आप कह सकते हैं कि भाई हमने एक बोर्ड बनाया है, वो सारी चीज़ों की देखभाल करता है। ओवरसाइट बोर्ड ने जो फेसबुक का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं एक्स चेक प्रोग्राम या क्रॉस चेक प्रोग्राम, क्रॉस और एक्स एक ही आकृति के हैं, तो ये जो क्रॉस चेक प्रोग्राम है, इस क्रॉस चेक प्रोग्राम के तहत कुछ सवाल इस ओवरसाइट बोर्ड ने उठाए हैं और गंभीर सवाल उठाए हैं। अब वो सवाल क्या है उनको समझने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा एक बैकग्राउंड पे, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। अमित मालवीय वाले मामले में द वायर ने जो रिट्रैक्ट कर ली थी अपनी खबर, जिस खबर को उन्होंने ये कहा था कि झूठी खबर है, उस खबर का जो मूल तत्व था, अमित मालवीय के ट्वीट को, अमित मालवीय को स्पेशल राइट दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं, ये अलग मसला है। अमित मालवीय को लेकर एक मेल आया था मेटा के अंदर जिसके अंदर हड़काया गया था, अलग मसला। ये सारी जानकारियाँ झूठी हो सकती हैं लेकिन उसका एक मूल तत्व था, उसकी जो मूल आत्मा थी वो ये थी कि फेसबुक के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को, कुछ नेताओं को और कुछ बड़े बिजनेस वालों को। ये आरोप लगा था और इस आरोप को अगर आप उसमें से कैरेक्टर हटा दें, भारतीय जनता पार्टी हटा दें, अमित मालवीय हटा दें और वो मेल हटा दें जो द वायर ने छापे थे, वो फेक साबित हुए, तो जो मूल आत्मा थी, यानी ये जो गलत खबर थी, झूठी खबर जो छप गई थी, वायर को किसी ने फंसा लिया था, उस झूठी खबर की जो मूल तत्व था वो सही था। सही कैसे था? ये जो रिपोर्ट आई है ओवरसाइट कमेटी की, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर जो एक्स चेक प्रोग्राम है, जो क्रॉस चेक प्रोग्राम है, उस क्रॉस चेक प्रोग्राम में करीब मिलियंस ऑफ पीपल कहा गया है, लाखों लोगों को हमारे मुहावरे में कहें तो स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त थे और वो कोई भी अगर टेढ़ी मेढ़ी समाज को बांटने वाली, आग लगाने वाली,
दंगे भड़काने वाली जानकारी अगर डालेंगे तो उसको चेक करने के लिए एक अलग से टीम बनी हुई थी, और वो टीम इन लोगों की रीच को भी कम करने पर नियंत्रण रखती थी। मसलन ट्रंप साहब ने अगर कुछ गड़बड़ डाल दिया तो रीच कम होगी, या किसी और ने डाल दिया तो रीच जो कम होगी नहीं, बल्कि रीच जो कम हो जानी चाहिए थी वो भी ज़्यादा रहेगी। और किसी ने अगर ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उनके पकड़ लिया या किसी ने रिपोर्ट भी किया तो वो उस वीआईपी को, उस बड़े बिजनेस हाउस को छुएंगे नहीं, उसके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। और ये रिपोर्ट कहीं और से नहीं आई है, किसी ने आरोप नहीं लगाया है, ये सीधे उनकी अपनी रिपोर्ट के, उनका इंटरनल जो मैकेनिज्म है उसके कारण ये रिपोर्ट आई है ओवरसाइट बोर्ड से। यानी कि जो फेसबुक पे आप देखते हैं उसमें फेसबुक पे दो तरह का क्राइटेरिया होता है, एक हम आम लोगों के लिए होता है और एक खास वीआईपी लोगों के लिए होता है। दुर्भाग्य से ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को लेकर बार बार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हर बार एक नई शक्ल लेकर ये खड़ा हो जाता है। हो सकता है वायर की स्टोरी गलत रही हो, और वायर की स्टोरी गलत है या सही है ये हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि क्या फेसबुक भेदभाव करती है। उनका अपना ओवरसाइट बोर्ड कह रहा है कि हाँ करती है। क्या फेसबुक वीआईपी लोगों को, बड़े लोगों को, कुछ खास अकाउंट्स को स्पेशल प्रिविलेज देती है? उनकी अपनी रिपोर्ट कह रही है देती है। और ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि स्पेशल वीआईपी प्रीव्यू प्रोग्राम उनके यहाँ चलता था, जिसको बाकायदा 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था। और उसमें आपको याद होगा, मैंने फ्रांसिस हैगन जो है वो विसिल ब्लोअर है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि कैसे उन्होंने फेसबुक में ये सब गड़बड़े होने का आरोप लगाया था, आपको याद होगा। वो आरोप फ्रांसिस हैगन के अब सही साबित हो रहे हैं। इस 57 पेज की रिपोर्ट में जो लिखा गया है, कोट एंड कोट, सर्टेन यूजर्स ग्रेटर प्रोटेक्शन देन अदर्स, यानी कुछ बड़े लोगों को, कुछ खास जो यूजर्स थे उनको बेहतर तरीके से उनका ख्याल रखता था फेसबुक। द प्रोग्राम डिलेड द रिमूवल ऑफ कंटेंट ऑफ पोटेंशियली वायलेटेड मेटास रूल्स, यानी जो उनके नियम बने हुए थे, इनके अपने कायदे थे कि भैया ये हिंसक है, इसमें टीनेज का सेक्स है, या इसमें जो भी गंदी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर जो मेटा और फेसबुक के सख्त नियम थे, उन नियमों से इन अकाउंट्स को छूट दी जाती थी। और इसमें ये भी वो साबित करने में वहाँ पे नाकाम रहे हैं अपनी कमेटी के सामने कि जो प्रोग्राम क्या है, कैसे चलता था और कैसे नहीं चलता था, और इसका जो स्टैंडर्ड कंटेंट मॉडरेशन का जो प्रोसेस था उससे अलग प्रिविलेज उनको कैसे दिया हुआ था। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि व्हाट्सएप में भी मेटा ने एक बैकडोर दिया हुआ है। तो हमारे जानकारी में ये चीज़ आती है कि किस तरह से बड़े बड़े लोग जहरीली बात भी करेंगे, झूठी भी बात करेंगे, फेक न्यूज़ भी फैलाएंगे, तो भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और इसमें यह कहा गया है कि मेटा ने कहा है, इस ओवरसाइट बोर्ड ने जब पूछताछ की तो उसने कहा कि फेसबुक के पास में एक सिस्टम है जो क्रॉस चेक प्रोग्राम से अलग जाकर इन्फोर्समेंट कर सकता है, लेकिन जब इस पर ज़्यादा जांच पड़ताल होती है और ज़्यादा उसमें छानबीन होती है तो बड़ी रोचक चीज़ पता चलती है। तो वो ये है कि उन्होंने जो सिस्टम बनाया गया था उसको अंदर, फेसबुक के अंदर कहते थे कि ये टेक्निकल करेक्शंस हैं जो हम कर रहे हैं, उसका नाम उन्होंने टेक्निकल करेक्शन रखा हुआ था ताकि कहीं पे भी ईमेल में रिकॉर्ड पे आए कहीं जांच हो तो टेक्निकल करेक्शन को आप ये नहीं कह सकते कि भेदभाव है। कितना खूबसूरत नाम रखा था। ये खबर जब से आई है तब से फिर से विवाद खड़ा हो गया, लेकिन भारत में शांति। आपको याद होगा ये विवाद अमेरिका की संसद में भी, सीनेट में भी उठ चुका है, और अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक बार एक खुलासा किया था भारत को लेकर, जिसमें बताया गया था कि भारत की जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, भारत की अनखी दास, वो सांप्रदायिक और आग लगाने वाली पोस्टों को हटने नहीं देती हैं। और एक भाजपा विधायक थे आंध्र के, उनकी एक रिपोर्ट थी, उनकी एक
भड़काऊ पोस्ट थी, आग लगाऊ पोस्ट थी, सांप्रदायिक पोस्ट थी, जिसके ज़रिए समाज में आग लगाई जा सकती थी, उसको अनखी दास ने रोक दिया कि इस पे रोक मत लगाइए, और ये कहा कि इससे हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं, जो हमारे व्यावसायिक हित हैं, उस पर बुरा असर पड़ेगा। ये खबर जब वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट होती है तो पता चलता है कि ये इतना बड़ा मामला है जिससे बड़ी संख्या में लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ। जब आप भड़काऊ सामग्री डालते हैं, आप एक हिंदू मुसलमान सामग्री डालते हैं, रोहिंग्याओं के बारे में आपने पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं रोहिंग्या कौन है, कहाँ से आते हैं, किस हाल में भारत पहुँचे हैं, उनकी दशा क्या है, और उनको आप देशद्रोही कहने लगते हैं, तो इससे आप जहर घोल रहे हैं कुछ लोगों के बीच में। और धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते दंगों में तब्दील होती है, जिससे जान और माल की हानि होती है। यानी ये अपना उनका सिस्टम ये जानता है कि वो एक गलती करके किसी देश में जान माल की हानि करवा सकते हैं। 2018 में शोफी जांग भी उनकी एक विसिल ब्लोअर थी, जो उनके सिस्टम के अंदर से निकल के आई, और वो डाटा एनालिस्ट थी। और सोफी जांग ने आरोप लगाया था कि फेसबुक ने 2020 में दिल्ली के दंगों के दौरान फेक अकाउंट हटाने में सिलेक्टिव रवैया अपनाया था। इसके हटाना है, इसके नहीं हटाना है। हर 4 में से 3 अकाउंट को हटाया गया, और चौथा इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो चौथा अकाउंट भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। ये आरोप सोफी जांग ने लगाया था। और इसी तरह से एक और विसिल ब्लोअर हुई थी, आपको याद होगा, और उनका नाम था फ्रांसिस हैगन। फ्रांसिस हैगन के खुलासे पे भी हमने वीडियो बनाया था, और उसमें ये फ्रांसिस हैगन को जब बुलाया गया सेनेट में अपनी बात कहने के लिए, वो वहाँ पे डाटा एनालिस्ट थी। तो उस महिला ने कहा कि जानबूझकर लोकतंत्र को कमज़ोर करने, समाज को बांटने वाले जो काम होते हैं वो करती है ये कंपनी। और उसके बाद में ये भी उसने कहा कि कंपनी को मालूम है कि इसको कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है, समाज को इसके दुष्प्रभावों से कैसे बचाया जा सकता है। ये कंपनी को मालूम है, जो फ्रांसिस हैगन ने सीनेट में खड़े होकर बोला, अमेरिका की संसद में जब उनका टेस्टिमोनियल हो रहा था। और उन्होंने ये कहा कि जब मालूम है कंपनी को, उसके बावजूद कंपनी नहीं करती है, क्योंकि कंपनी को अपने मुनाफे की चिंता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनहित से ऊपर मुनाफा, ये उनकी अपनी विसिल ब्लोअर ने खुलासा किया, और जिसके बाद से ये पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। और उस व्यवस्था में फिर तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद फेसबुक में वही चल रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ अगर आप और देखें, अब आप कहेंगे इसको रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं होता है, तो मैं आपको कहूँगा ट्विटर का हाल देख लीजिए। जब से ट्विटर को संभाला है उसने, एलन मस्क ने, वो लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहा है कि वहाँ पे इस तरह से, मैं उस पर अलग से बनाऊंगा एक वीडियो, कि किस तरह से एलन मस्क के आने के बाद ट्विटर के अंदर की जितनी गड़बड़ियाँ थीं वो एकदम बाहर निकल के आ गई हैं। और किस तरह से एलन मस्क जो है वो बता रहे हैं कि ट्रंप का अकाउंट भी फिल्टर किया गया, उसके ऊपर भी असर डाला गया, क्योंकि एक कहीं ना कहीं से कोई इन्फ्लुएंस था। तो भारत में ये ठीक करने के लिए कुछ क्यों नहीं होता? भारत में ठीक करने के लिए हो रहा है। एक कानून आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपको कहा जाएगा तो आपको उस पोस्ट को हटाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार आया कानून, फिर उस कानून को वापस ले लिया गया, फिर दूसरा प्राइवेसी कानून आ रहा है, इसी तरह से IT एक्ट भी आ रहा है। और आज राजीव चंद्रशेखर का भी बयान आया है, जो IT मिनिस्टर हैं, कि फेक वीडियो और इस सब चीज़ों को हम रोक लगाएंगे। लेकिन एक सोचने का बड़ा सवाल ये है कि जो कुछ भी कानून ला रहे हैं, उस कानून में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो तो और भी खतरनाक हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं उस कानून की डिटेल्स में, और जो आरोप लग रहे हैं उसके हिसाब से, अभी तक जुकरबर्ग अपने बिजनेस के लिए कथित तौर पर समाज में आग लगाते थे, अब सरकार उस पर नियंत्रण कर लेना चाहती है। सरकार चाहती है कि उसके हाथ में कमान आ जाए और ये कंपनियां उसके इशारे पर नाचें।
कुछ दिन से आप एक विवाद देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का। जब जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ खुलकर बोलने लगता है, कॉलेजियम सिस्टम वाला मामला सामने आ जाता है। और अभी फिर से कॉलेजियम सिस्टम की बात उठ गई है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कॉलेजियम सिस्टम बहुत लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं है, बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार, जितना मुझे संविधान पता है, भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और जब वो नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति भारत के संविधान में कोई भी काम अपने आप से नहीं कर सकता। दरअसल इस देश में डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने, बहुत सारे बड़े बड़े समझदार लोग संविधान निर्माता थे, 10-15 तो उसमें बैरिस्टर रहे होंगे, तो उन सब लोगों ने जो आगे थे, जो समिति के सदस्य थे, नहीं भी थे, इस चीज़ को समझा कि आखिर जो भी काम करने वाले लोग होंगे हैं तो इंसान, उनके अंदर इंसानी कमजोरियां होंगी, उनके अंदर इंसानी भावनाएं होंगी, तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो ये सिस्टम बनाया गया कि राष्ट्रपति खुद भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? तो बोले राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सलाह पर करेंगे। अब राष्ट्रपति का सलाहकार इस देश में हर मामले में कौन होता है? भारत की कैबिनेट होती है। और राष्ट्रपति चाहें, उस व्यवस्था में राष्ट्रपति जिससे चाहें सलाह ले सकते थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ले या सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों से ले लें या जिससे चाहे सलाह ले लें, लेकिन सलाह लेना अनिवार्य था। कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद राष्ट्रपति इस प्रोसेस को इनिशिएट करके सलाह मांगते थे, वो खत्म हो गया। अब ये हो गया कि राष्ट्रपति को अपने आप कुछ जज, उनकी एक इंटरनल व्यवस्था है जो कहते हैं बहुत अच्छी है, होगी अच्छी, वो एक फैसला लेके और राष्ट्रपति को भेज देंगे और उसको सलाह माना जाएगा। मतलब एक जो सलाह थी जो वो मानते, उसकी जगह अपनी तरफ से भेज देंगे और कहेंगे इसको मानिए आप, और उसके आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं। सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है और सरकार उसको रोक लेती है। दूसरा पहलू ये भी है कि जब ये सिस्टम लाया गया, उससे पहले इंदिरा गांधी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में बहुत सारा उठापटक कर दिया था। तो उस उठापटक करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ये सिस्टम लेके आया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदुस्तान के एलीट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, और जो इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास है, वही लोग जज हैं। वो चाहते नहीं है कि वहाँ कोई भी घुस जाए लोकतंत्र का फ़ायदा उठा के, उनको इस पर ऐतराज़ है। दूसरी तरफ से भारत की जो सरकार है वो हर जगह घुसना चाहती है, दुरुपयोग करना चाहती है। और भारत के राष्ट्रपति कितने इंडिपेंडेंट फैसले लेते हैं, किस तरह से उनका चुनाव होता है, उस बारे में जिस तरह की छवि भारत में बन रही है, उसके बीच में ये और एक टेढ़ा मामला है। लेकिन जो भी हो, इस पूरे टेढ़े मामले के बीच में एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि सरकार हर जगह नियंत्रण करना चाह रही है। सोशल मीडिया पे भी नियंत्रण करना चाह रही है, मीडिया पे नियंत्रण कर ही चुकी है, गोदी मीडिया बना दिया उसको। और तीसरा मसला सुप्रीम कोर्ट वाला मैंने बता दिया। तो इस पूरे वातावरण के बीच में ये जो फेसबुक का मसला है, ये फेसबुक का मसला लोगों को पता चलना चाहिए, भारत के लोगों को। दुर्भाग्य से मिनिस्ट्री मीडिया इस पे मौन है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, किसी भी साइट पे आपको ये सब नहीं मिलेगा। 2-4-6 जगह मिल सकता है। इंटरनेशनल मीडिया में अमेरिकन मीडिया इसको छाप रहा है। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ के मीडिया को थोड़ा सा डर लगता है। डर हमको भी लगना चाहिए। हमारी तो पूरी की पूरी चीज़ें गूगल पे, फेसबुक पे चलती हैं। हम अमेरिका के ख़िलाफ़ खुल के बोलते हैं। अमेरिका अगर सैंक्शन लगा देगा तो उस दिन से रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये एक तथ्य है और सच है ये, लेकिन उसके बावजूद बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि सच आपको अच्छा लगा होगा, और इस गंभीरता की भी हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि सच को आप आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।